अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। पाकिस्तान बनने से लेके आज तक पाकिस्तान को ऐसे बहुत सारे अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात का सामना करना पड़ा है, जिसका मुकाबला पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान ने बहुत बहादुरी से किया है। लेकिन इस वक्त जो ख़तरा पाकिस्तान को दरपेश है, वो शायद अब तक पेश आए हुए तमाम ख़तरात से ज़्यादा बड़ा है। वो ख़तरा है दोस्तों, नेगेटिव माइंडसेट का। 2024 के इलेक्शन के बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान में नेगेटिविटी की एक ऐसी फिज़ा कायम है जिससे शायद कोई भी पाकिस्तानी बच नहीं पाया। 2024 के इलेक्शन के पहले से लेके अब तक पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पाकिस्तान के हालात हाजरा के हवाले से वीडियोस बनाते हैं, उनकी तरफ से ऐसी वीडियोस बनाई गई हैं, ऐसी मालूमात शेयर की गई हैं जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव फिज़ा पाकिस्तान में कायम है। मज़े की बात ये दोस्तों कि जितनी भी कोशिशें इन सोशल मीडिया यूट्यूबर्स की तरफ से, इकोनॉमिस्ट की तरफ से, सोशलिस्ट की तरफ से, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के हवाले से की गई हैं, वो तमाम की तमाम नेक नीयती पे मबनी है। लेकिन उसका आउटकम जो पाकिस्तान में आया है, वो आउटकम बहुत बुरा है। मेरे बहुत सारे यूट्यूबर भाइयों ने, जैसे मिसाल के तौर पे ईऑन क्लिप्स वाले हैं, दी पाकिस्तान एक्सपीरियंस वाले हैं, मुजम्मल हुसैन शाह हो गया या फैसल वड़ाइच हो गए, इस तरह के जो भी यूट्यूबर्स हैं जो लोगों में सोशल अवेयरनेस पैदा करने के लिए वीडियोस बनाते हैं, लोगों के आईक्यू को बढ़ाने के लिए, लोगों की मालूमात में इजाफा करने के लिए वीडियोस बनाते हैं, उन मेरे भाइयों ने पाकिस्तान के हवाले से ऐसी वीडियोस बनाई है पिछले एक साल में, जिसमें उन्होंने पिछले 70-75 सालों में जितने भी ख़राब डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए, जितने भी बुरे काम पाकिस्तान में किए गए, वो तमाम के तमाम एक साथ उन्होंने खोद के निकाले। वो तमाम के तमाम उन्होंने एक साथ वीडियोस में डालना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से हुआ ये कि पाकिस्तान का जो इलिटरेट तबका है, वो तो अपनी जगह, तमाम जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ का किसी न किसी तरीके से वोटर है, वो तो अपनी जगह मौजूद है। जहाँ पर जिस कंडीशन में वो था, बिल्कुल आज भी उसी कंडीशन में उनकी स्टेट ऑफ माइंड में कोई फ़र्क नहीं आया, क्योंकि उन तक वो नॉलेज पहुँचती नहीं है जो सोशल मीडिया पे आती है। उसके बनस्बत जो पाकिस्तान का यूथ था, जिससे पाकिस्तान की उम्मीदें वाबस्ता थी, जिनके साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल वाबस्ता था, उस यूथ के ऊपर इन वीडियोस का बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर आया। उनके पास पाकिस्तान के हवाले से अच्छी न्यूज़ तो पहले भी नहीं थी, और इतनी सारी बुरी न्यूज़ एक साथ सुनने की वजह से उनका दिमाग इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है कि आज आप मुस्तकिल सुनते हैं कि इतने पाकिस्तानी जो है ना मुल्क से बाहर जा रहे हैं, इतने पाकिस्तानी जो है ना फलाने मुल्क की तरफ जा रहे हैं, इतने पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, इतने बिजनेसेस पाकिस्तान से जो है ना मूव कर रहे हैं। वो तमाम मालूमात जो अच्छी नीयत से लोगों को पहुँचाई गई थी, उन मालूमात का उल्टा नेगेटिव असर हो रहा है। दोस्तों, सबसे नुकसानदेह चीज़ जो इंसान के साथ हो सकती है वो यही कि इंसान उम्मीद छोड़ दे। नाउमीदी कुफर है। ये जुमला इसीलिए कहा जाता है कि नाउमीदी या नेगेटिविटी का कभी कोई अच्छा आउटकम नहीं निकलता। नेगेटिव माइंडसेट से कभी भी कोई पॉजिटिव आउटकम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आज की वीडियो मेरे बनाने का मकसद सिर्फ उस नेगेटिव आउटकम को थोड़ा बहुत सही करना है। आपको कुछ ऐसी मालूमात फराहम करनी है जिन मालूमात की वजह से शायद आपको कुछ उम्मीद की किरण दिखने लगे। वो जितनी मालूमात आपको शेयर की गई हैं इन यूट्यूबर की तरफ से, आप उनको भी इवेलुएट कर सकें कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो कितना सही है और कितना गलत है। पाकिस्तान के हवाले से जितनी भी बुरी बातें, जितनी भी ख़राब बातें कही जाती हैं, वो ख़राब बातें कितनी ख़राब हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, आइए ज़रा उस पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, आजकल जो बहुत ज़्यादा चीज़ मार्केट में आम है वो ये कि पाकिस्तान का कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पाकिस्तान के अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, पाकिस्तान तो बहुत जल्दी करप्ट होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कर्जे के हिसाब से पाकिस्तान दुनिया के टॉप 20 कंट्रीज़ में भी नहीं आता। दुनिया के ऐसे 20 ममालिक जिन्होंने सबसे ज़्यादा कर्जा ले रखा है, वो तमाम आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इनमें पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं है। पाकिस्तान का कर्जा बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल $130 बिलियन का कर्जा है पाकिस्तान में, लेकिन दुनिया में ऐसे दर्जन भर से ऊपर मुल्क एग्जिस्ट करते हैं जिनका कर्जा $1.2 ट्रिलियन से ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का कर्जा $130 बिलियन है, जबकि दुनिया में एक दर्जन के करीब ऐसे मुल्क एग्जिस्ट करते हैं जिनका कर्जा ट्रिलियंस डॉलर्स में, लेकिन वो मुल्क दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक हैं। अब अगर कोई ये कह सकता है कि जी उनकी तो इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है, उनका जो है ना जीडीपी का रेशो बहुत ज़्यादा है, हम उनसे कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, उनके जीडीपी रेशो के हिसाब से उनका कर्जा बहुत छोटा है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जीडीपी टू डेब्ट रेशो अगर आप देखें कि किस मुल्क की जीडीपी कितनी है और उसका कर्जा कितना है,
उस हवाले से भी उसका भी रेशो अगर आप निकालते हैं तो दुनिया के 20 बड़े ममालिक में पाकिस्तान का शुमार नहीं होता। पाकिस्तान का जीडीपी टू डेप्थ रेशो जो है वो इन 20 ममालिक से भी कम है, और इन 20 ममालिक में तमाम के तमाम बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान का कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हम तो बैंकरप्ट होने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अभी बहुत दूर हैं इस लिस्ट में। हाँ, हमारे हालात बहुत ख़राब है, हमारा इकोनॉमी का साइज़ बहुत छोटा है, हमारा डेब्ट का रेशो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि हम कल बैंकरप्ट हो जाएंगे। तीसरी चीज़ जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ुबान ज़द आम है कि पाकिस्तान में जो है ना गुर्बत की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, या इस मुल्क में रहना तो बहुत मुश्किल हो गया। तो दोस्तों, दुनिया के 20 गरीब तरीन ममालिक में भी पाकिस्तान का शुमार नहीं होता। इसी के साथ साथ एक और बात भी कही जाती है कि पाकिस्तान की में महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का गरीब तबका बहुत पिस रहा है, या फिर पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल काम है। तो दोस्तों, ये लिस्ट भी आपके सामने मौजूद है। महंगाई की शरह के हिसाब से भी पाकिस्तान दुनिया के टॉप 20 ममालिक में नहीं आता। पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को दुनिया के टॉप 10 जो है ना गरीब तरीन ममालिक में या महंगी तरीन ममालिक में नहीं आता। पाकिस्तान का लिस्ट उसमें कहीं 40 से 50वें नंबर पर जाकर आता है। इसके अलावा एक और बात जो पाकिस्तान के लिए बहुत आम कही जाती है कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। पाकिस्तान के अंदर तो जो है ना आए दिन लोग मरते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। पाकिस्तान में तो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है ही नहीं। तो दोस्तों, जहाँ पर पाकिस्तान दुनिया के टॉप 15 कंट्रीज़ में नहीं आता जो जिनमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, जबकि उसके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं, वहीं पर मैं आपके सामने एक छोटा सा कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी जो है अगर पहला मुल्क चुने कि जहाँ पर जो है ना वो पाकिस्तान से मूव करना चाहें, तो वो शायद अमेरिका होगा। शायद दुनिया भर के तमाम ममालिक से लोग अगर कहीं मूव करने की बात करेंगे तो अमेरिका उनकी पहली चॉइस होगी। दोस्तों, अमेरिका में गन कल्चर, गन वायलेंस इतना ज़्यादा आम है कि सिर्फ 2021 में ही अमेरिका में स्ट्रीट क्राइम्स में जो लोगों ने आपस में एक दूसरे को गोलियां मार के हलाक किया, उसी में तकरीबन 42,000 लोग 2021 में मरे थे। अमेरिका में ये नंबर तकरीबन जो है 35,000 से लेकर 40,000 एनुअली रहता है। 35,000 से लेकर 40,000 लोग एनुअली एक दूसरे को गोली मार के खुदकुशी करके उस गन कल्चर का शिकार बन जाते हैं। जबकि पाकिस्तान में 2009 से लेकर 2014 तक वर्स्ट तरीन टेररिज्म पाकिस्तान ने फेस की, जब टीटीपी पाकिस्तान जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में पूरी तरह एक्टिव थी, वो खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाकों से निकल के बाकायदा इस्लामाबाद तक और कराची तक हमले कर रहे थे। आए दिन बम धमाके होते थे, ड्रोन हमले होते थे। उस वक्त भी जो पाकिस्तान के एनुअल नंबर था लोगों के मरने का, वो 10,000 से लेकर 15,000 तक था। उसके बाद से ये नंबर एनुअली 1,000 से 1,500 है। 1,000 से 1,500 लोग स्ट्रीट क्राइम्स में पाकिस्तान में मारे जाते हैं, या एक दूसरे के साथ जो है ना झड़पों में या कबायली झगड़े जो आपस के चलते रहते हैं हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर। इन तमाम नंबर्स को मिला लिया जाए तो 1,000 से 1,500 के करीब लोग पाकिस्तान में हर साल गन वायलेंस की वजह से मरते हैं, स्ट्रीट क्राइम से मरते हैं, जबकि अमेरिका में ये नंबर 40,000 से ऊपर का है। तो पाकिस्तान इतना भी वर्स्ट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान की बहुत बड़ी खूबी, जो शायद आपने आज से पहले कभी इस पर गौर ना किया हो, पाकिस्तान के साथ जितने भी ममालिक मिडिल ईस्ट के लगे हुए हैं, अफ्रीका के कई ममालिक हैं जहाँ पर भी खाना जंगी की सूरत हाल है, वहाँ जिस जिस जगह पर भी टेररिज्म ने अपने पंजे गाड़े, खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हुई, वहाँ पर उस मुल्क की फ़ौज उस खाना जंगी को, उस टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर सकी। ऐसी बहुत सारी मिसालें आपके पास मौजूद हैं। लीबिया है, सीरिया है, यमन है, लबनान है, इराक है, ऐसे बहुत सारी मिसालें और भी जो है ना, सोमालिया है, सूडान है, मौजूद है दुनिया भर में। दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जहाँ पर टेररिज्म ने एक बार पंजे गाड़े, उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की फ़ौज मिलकर भी उसको ख़त्म नहीं कर सकी। वहाँ पर बहुत सारी मिलिशियाज बन चुकी हैं, बहुत सारी जो है ना मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी हैं, जिसकी वजह से ममालिक बहुत सारे लोगों को एरियाज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं। उसके बनस्बत पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल हुई थी 2009 से 2014 में, जब पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए अफ़गान वॉर लड़ी, और उसकी वजह से अफ़गान तालिबान पाकिस्तान में आके पनागुज़ीन हुए, और उसके बाद पाकिस्तान भर में फैल गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत सारी जो है ना वारदातें होने लगी। उसके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, 2014 में जब ज़रब-ए-हज़ब शुरू किया गया तो पाकिस्तान में पूरी तरीके से सफाई कर दी गई। कराची में जो बहुत सारे लोगों एरिया से जो बहुत सारे जो है ना माफियाज काम कर रहे थे, उन सबको ख़त्म कर दिया गया। पूरे पाकिस्तान से जो है सफाई कर दी गई।
बाकायदा पाकिस्तान में जो 70 सालों से इलाका गैर कहलाते थे, जहाँ पर जो है ना पाकिस्तानी फ़ौज भी नहीं जा सकती थी, कोई जो है वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, जरगे के कानून चलते थे, वहाँ पर दहशतगर्दी पूरी तरीके से आम हो चुकी थी, राइज हो चुकी थी, उस जगह को भी साफ़ कर दिया गया। ये तो पिछली गवर्नमेंट में दोबारा से जो है टीटीपी के साथ अच्छे रवाबित कायम करने के लिए जो है ना उनको स्पेस दिया गया, जिसकी वजह से आज दोबारा से वो हमारे सरों में मुसल्लत है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अपने मुल्क से बाकायदा टेररिज्म को, खाना जंगी को ख़त्म कर चुका है एक बार। ये हमारी अफवाज पाकिस्तान का, हमारी मिलिट्री का, हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत थी। शायद आपको ये मजाक लगे, शायद आपको ये बहुत बड़ी बात ना लगे, शायद आप इस पर हंसी भी उड़ाएं, लेकिन ये दुनिया की एक बहुत बड़ी हकीकत है कि पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड का वाहिद मुल्क है जो इस चीज़ में कामयाब हुआ। इसके अलावा कोई और मिसाल दुनिया में आपको ऐसी नहीं मिलेगी। इसी के साथ जुड़ी हुई एक और बात, जो एक और इल्ज़ाम हमारी मिलिट्री को दिया जाता है, हमारी जो है सिविल ब्यूरोक्रेसी को दिया जाता है कि पाकिस्तान जो है अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारी मिलिट्री के ऊपर जो है स्पेंड कर देता है। दोस्तों, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लिस्ट आपके सामने मौजूद है। दुनिया की टॉप 20 कंट्रीज़ जो सबसे ज़्यादा अपनी मिलिट्री पे स्पेंड करती हैं, उनमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मिलिट्री दुनिया की 7वीं मजबूत तरीन मिलिट्री है। कई दुनिया के ऐसे ममालिक जिनको आप बहुत ज़्यादा ताकतवर मानते हैं, वो भी पाकिस्तान से बहुत नीचे हैं। आप ये इस लिस्ट में देख सकते हैं। पाकिस्तान सिर्फ $10 बिलियन अपनी मिलिट्री पे एनुअली खर्च करता है। उसके बनस्बत इंडिया $68 बिलियन खर्च करता है, चाइना $206 बिलियन और अमेरिका $877 बिलियन एनुअली खर्च करता है अपनी मिलिट्री पे। ये एक हमारी एक और अचीवमेंट है कि हम ऐसा मुल्क जो सिर्फ $10 बिलियन एनुअली अपनी मिलिट्री पे खर्च करते हैं, उसके बावजूद हम एटम बम बना चुके हैं। ये हमारी मिलिट्री की एक और अचीवमेंट है। उसके बनस्बत हमारे पड़ोस में ईरान पिछले 30 सालों से एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज तक नहीं बना पाया। इसी तरीके से दुनिया में ऐसे 200 से ऊपर ममालिक हैं जो एटम बम आज तक नहीं बना पाए, तमाम वसाइल और तमाम रिसोर्सेज और तमाम पैसे होने के बावजूद भी। लेकिन पाकिस्तान स्ट्रेटजिकली एक ऐसी लोकेशन पर बैठ के भी जहाँ हमारे हर पड़ोसी के साथ हमारे ताल्लुकात थोड़ा सा ख़राब चलते हैं, हर वक्त ही चलते हैं, उसके बावजूद हम दुनिया की नज़र में भी रहते हैं। हमारे बराबर में जो है ना पिछले कई सालों से जो है मिडिल ईस्ट वॉर चल रही थी, उसके बावजूद और हमारी इतनी कमज़ोर इकोनॉमी के बावजूद हम एक एटॉमिक पावर है। हमारी मिलिट्री बाकायदा आर्म्स एक्सपोर्ट तक करती है। इसी के साथ साथ एक और ख़बर है जिसने पूरी पाकिस्तान की आवाम को इस वक्त जो है ना बहुत अफसरदा कर रखा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में डाल रखा है। वो ये कि पाकिस्तान आईपीपीज के थ्रू जो है ना पावर जनरेशन कर रहा है। पाकिस्तान में पहला आईपीपी का प्लांट 1993 में लगाया गया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हुकूमत में। उस वक्त से लेकर आज तक तकरीबन 25 साल गुजरने के बावजूद किसी ने आईपीपीज के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई थी। पहली बार आईपीपीज के हवाले से तकरीबन सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म से आपने एक आवाज़ें सुनी होंगी कि पाकिस्तान तो आईपीपीज के थ्रू पावर जनरेशन कर रहा है, पाकिस्तान तो बहुत महंगी बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स ने तो जो है ना बहुत ज़्यादा इसमें करप्शन की है, बहुत ज़्यादा पैसे खाए, ये तो उन्होंने हम पर जुल्म किया। तो मैं आपको बताता चलूँ मेरे दोस्तों कि पाकिस्तान को पहला मुल्क नहीं है जहाँ पर आईपीपीज बनी हो। दुनिया में ऐसे बहुत सारे ममालिक, ये लिस्ट आपके सामने मौजूद है दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की जो आईपीपीज के थ्रू ही बिजली पैदा करते हैं। चाइना जो कि 3 गॉर्जियस डैम जैसा डैम बनाया है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम, उसके बावजूद चाइना में भी आईपीपीज के थ्रू पावर जनरेशन होती है। इसी के संबंध में मैं आपको ये भी बात क्लियर करता चलूँ कि कोई ये सवाल कर सकता है कि जी बाकी ममालिक जो आईपीपीज के थ्रू जो है पावर जनरेशन कर रहे हैं, उनका आईपीपीज का रेशो गवर्नमेंट ओन पावर प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में बहुत थोड़ा है। मतलब गवर्नमेंट के जो पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं वो शायद 70-80% बिजली पैदा करते हैं, जबकि आईपीपीज जो है 15-20% बिजली पैदा करते हैं। तो ऐसा नहीं है। उस लिस्ट में भी जो है ना पाकिस्तान टॉप 5 में आता ही नहीं है। इंडिया, फिलीपींस, थाईलैंड ऐसे ममालिक मौजूद हैं जिनकी आईपीपी से पावर जनरेशन जो है वो गवर्नमेंट ओन पावर प्रोजेक्ट से कहीं ज़्यादा। तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें पाकिस्तान कोई अनहोना है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई अनहोना काम किया है, कोई ऐसा काम किया जो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। फ़र्क सिर्फ इतना है पाकिस्तान में लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से। पाकिस्तान में जो आईपीपीज के प्लांट है, पावर जनरेशन है हमारे मुल्क की, वो हमारी खपत से बढ़ गई है। जिस वक्त के लास्ट आईपीपीज के जो है ना नए यूनिट्स जो नवाज शरीफ गवर्नमेंट में सीपैक के अंडर में चाइना ने 3 बड़े एलएनजी से और कोल से चलने वाले प्लांट्स लगाए थे, उस वक्त तक पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा थी, जबकि पावर जनरेशन पाकिस्तान में कम हो रही थी।
और सीपैक की वजह से उम्मीद थी कि पाकिस्तान में बहुत सारे इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे, लेकिन पिछले कुछ सालों में सीपैक पर बिल्कुल काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो नए इंडस्ट्रियल जोन बन ही नहीं सके। हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो सिर्फ अलमिया है हमारी अनस्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स। हमें सबसे ज़्यादा जो काम शायद किसी चीज़ पे करने की ज़रूरत है वो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के ऊपर करने की ज़रूरत है कि कोई भी गवर्नमेंट आए वो कम से कम 10 साल चले, उनकी पॉलिसी जो है अगले 15, 20, 25 सालों के लिए बनाई जाए, तब हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। वरना कोई भी गवर्नमेंट कोई भी अच्छा इनिशिएटिव लेती है, अगली गवर्नमेंट आगे उसको बंद कर देती है। वरना ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तमाम ही गवर्नमेंट चोर हैं, उन्होंने बिल्कुल ही बुरे काम किए हैं, वो सारे के सारे जो है आज मरेंगे कल जन्नत में चले जाएंगे। उनमें यकीनन अच्छे बुरे फैसले होते रहे हैं, बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिनके ऊपर हम बिल्कुल फ़ख्र नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे फैसले ऐसे भी हैं जो वाकई मुल्क की फलाह के लिए, अवाम की फलाह के लिए लिए गए, चाहे उसमें उन्होंने पैसे खाए या नहीं खाए वल्लाह आलम। बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही बुरा है। पाकिस्तान में कोई अच्छा बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। नाउमीदी का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपके अंदर से आइडियाज़ आना ही बंद हो जाते हैं, आपको अच्छा दिखना बंद हो जाता है। पाकिस्तान की आवाम का इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमने अच्छा देखना बंद कर दिया। ये वीडियो बनाने का असल मकसद यही है कि नई पॉजिटिविटी और नए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम कर सकें। भारत आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ IPPs के अलावा एक और चीज़ जो आजकल बहुत ज़ुबान ज़द-ए-आम है, हर जर्नलिस्ट, हर जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हर यूट्यूबर जो है ना इसके ऊपर बात कर रहा है कि पाकिस्तान बनने से आज तक सिर्फ 22 ख़ानदान है जो है पाकिस्तान की तकरीबन 70 to 80% मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को जो है कंट्रोल करते हैं। सिर्फ चंद फ़ीसद अशराफिया है जिसकी कंट्रोल में पाकिस्तान की पूरी जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, आम आवाम का उसमें कोई हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर शायद आपको सुन के शौक लगे, लेकिन दुनिया के 10 तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ और सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहलाती हैं, वहाँ पर भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन है। ये सामने आपके स्क्रीन पर मौजूद है पूरी लिस्ट उन ममालिक की जिनकी GDP का 60% सिर्फ एक या दो ख़ानदान जो है ना ओन करते हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल साउथ कोरिया है जो कि बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है। दुनिया भर में साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजी जो है ना एक्सपोर्ट होती है। वहाँ पर सैमसंग और LG जैसी कंपनीज़ जो है साउथ कोरिया की इकोनॉमी का 40 to 50% ओन करती हैं। इसी के साथ हमारे पड़ोस में इंडिया, उससे तो हम सब वाकिफ़ हैं, अंबानी, टाटा, बिरला और अदानी जैसे लोग जो कि पूरी इकोनॉमी को, पूरी गवर्नमेंट्स को जो है ना ओन करते हैं। इस लिस्ट से अमेरिका भी खारिज नहीं है। अमेरिका में भी बिल्कुल ये सिचुएशन है। चंद कंपनीज़ हैं जो अमेरिका की पूरी इकोनॉमी को चलाती हैं। मैक्सिको में तो मज़े की बात है, मैक्सिको में तो सिर्फ एक आदमी है, एक ख़ानदान है। सऊदीया में भी सिर्फ एक ख़ानदान है जो ज़्यादातर इकोनॉमी को ओन करता है। तो पाकिस्तान तो टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं है। दुनिया भर में ऐसा ही होता है। कैपिटलिज्म जहाँ पर भी राइज होगा, कैपिटलिस्ट माशरा जहाँ पर भी होगा, जो कि इस वक्त तकरीबन ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ही है कैपिटलिज्म के अंडर सबसे बड़ा जो रोग है वो यही है कि चंद बड़े ख़ानदान बहुत ज़्यादा ताकत जो हासिल कर लेते हैं, बाकी की सारी आवाम एज अ सैलरीड क्लास काम करने पर मजबूर होती है। दोस्तों ये तो वो बातें हो गई जो हम रोज़ बुरी सुनते रहते हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है? ये पाकिस्तान में ये मसाइल हैं क्यों? क्या वाकई ये गवर्नमेंट की गलतियों का नतीजा है? क्या वाकई ये हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जो है करप्शन का नतीजा है? नहीं, वो बातें भी अपनी जगह मौजूद हैं। मैं कतई उनको जस्टिफाई करना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो भी अपनी जगह एक हकीकत है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सवेर प्रॉब्लम है, जो फौरी तौर पर एड्रेस होना चाहिए, वो ये कि दुनिया में वो ममालिक जिनकी आबादी के हिसाब से उनके टैक्स पेयर का रेशो सबसे कम है, उनमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टॉप करता है। ये लिस्ट आपके सामने मौजूद है। पाकिस्तान की 24 करोड़ की आबादी है और उसके अंदर से टैक्स रजिस्टर्ड लोगों की तादाद सिर्फ 30 लाख से 40 लाख के दरमियान है। और उस पर सितम ज़रीफ़ी जो एक्चुअल में टैक्स रिटर्न्स जमा कराते हैं वो 20 लाख से लेकर 25 लाख लोग हैं। 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 24 लाख लोग टैक्स भरते हैं एक्चुअल में, 1% लोग। तो आप खुद मुझे बताएं कि जब आवाम इतनी बड़ी टैक्स चोर होगी, इतनी बड़ी आवाम टैक्स नेट में शामिल ही नहीं होगी, तो मजबूरन वो जो 24 लाख लोग टैक्स नेट में शामिल हैं उन्हीं से सारा टैक्स लिया जाएगा।
या गवर्नमेंट को बैकएंड तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे, विद होल्डिंग टैक्स लगा के, एडवांस टैक्स लगा के, अपना यूटिलिटीज़ पे टैक्स लगा कर। गवर्नमेंट मजबूर है इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने पर। आप उनको चोर कहें, आप उनको जो है जालिम कहें, आप जो मर्जी कहें, उन्होंने तो गवर्नमेंट चलानी है। जो पाकिस्तान में तकरीबन 18 लाख के करीब जो है, हमने 1.8 मिलियन गवर्नमेंट का स्टाफ है, उनकी तनख्वाहें तो देनी है। उसके अलावा जितने भी तरक्याती काम है, जितने भी कर्जे हमने अदा करने, कर्जों की किस्तें अदा करनी है, वो तो देनी देनी है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें टैक्स नेट में आना पड़ेगा। हमें अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन हमें टैक्स नेट में आना पड़ेगा। हैरत अंगेज़ बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया का 34वां बड़ा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा चैरिटी देता है। चैरिटी के लिस्ट में हम 34th नंबर पर हैं। वो भी सिर्फ इसलिए कि कई गवर्नमेंट्स जो दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक हैं, उनकी गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा चैरिटी करती है, इसलिए हमारा नंबर थोड़ा नीचे है। वरना अगर आवाम की बात करें तो शायद हम 15वें-16वें नंबर पर आ जाए। हमारी गवर्नमेंट चूँकि चैरिटी में स्पेंड नहीं करती, बाकी दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्पेंड करती है। जैसे यूएस का आप सुनते रहते हैं कि फ़लाने मुल्क को उन्होंने इमदाद भेजी थी, फ़लाने मुल्क को इमदाद दे दी। सऊदीया जैसे ममालिक, पाकिस्तान जैसे ममालिक को इमदाद देते रहते हैं। तो इसलिए हमारा नंबर 34वां। लेकिन जहाँ हम चैरिटी में इतना ज़्यादा आगे हैं, वहीं हम टैक्स नेट में आने को तैयार नहीं है। इसी के साथ एक और हल ज़रूर बताना चाहूँगा। वो हल जो दुनिया भर में जो है माना हुआ है, वो हल जिसकी वजह से बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के ममालिक ने अपनी आवाम को पॉवर्टी के रेशो से निकाला। वो हल जिसकी वजह से चाइना ने अपने 84 मिलियन लोगों को गुर्बत की शरह से ऊपर उठाया। वो हल जिसकी वजह से थाईलैंड ने अपने लोगों को जो है ना गुर्बत की शरह से ऊपर उठाया, साउथ कोरिया ने अपने लोगों को गुर्बत की शरह से ऊपर उठाया। वो हल है लैंड रिफॉर्म्स का। दोस्तों, एक्सेस टू लैंड एक ऐसा हल है, एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी बहुत बड़ी तादाद में लोगों को गुर्बती शरह से ऊपर ला सकते हैं। अगर मैं इसको आसान अल्फाज में समझाऊँ, वो लैंडलॉर्ड्स, वो जागीरदार जो हज़ारों एकड़, बल्कि हज़ारों भी नहीं, पाकिस्तान में ऐसे लैंडलॉर्ड भी हैं जिनके पास लाखों एकड़ अराजी मौजूद है और वो अराजी सड़ रही है, जहाँ पर उस पर सिर्फ 8, 10, 12 हज़ार जो है ना किसान काम कर रहे हैं, जिस पर अपनी मेहनत का फल भी किसान को पूरी तरह नहीं मिलता। वो लैंड्स आम किसानों में बांट दी जाए। इंडिया ने वो रिफॉर्म्स 1953 में कर लिए थे। वहाँ पर भी एलीट क्लास की वजह से, करप्शन की वजह से, मजबूत धड़ों की वजह से, बहुत सारे ग्रोहों की वजह से इंडिया बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा उठाया। चाइना ने तो 1950 में जब चाइना में रेवोल्यूशन आई है तो उसी को फ़ौरन बाद ही रिफॉर्म्स कर दिए थे, जिसकी वजह से चाइना की गुर्बत में पिसी हुई आवाम पॉवर्टी के रेशो से ऊपर आ गई। पाकिस्तान में भी अगर कोई काम हमें गुर्बत की शरह से ऊपर ला सकता है, हमारी आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ दे सकता है, ये जितने मसाइल इस वक्त बलूचिस्तान में या KPK में चल रहे हैं, इनको हल कर सकता है, उसका वाहिद हल एक्सेस टू लैंड है। ये बलूचिस्तान में जो इतनी खाली ज़मीन पड़ी है, ये किसानों को दे दी जाए, फार्मर्स को दे दी जाए, वहाँ पर बिजनेसमैनों को दे दी जाए, जो उस ज़मीन को इस्तेमाल करें, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से उसके ऊपर काम करें, क्योंकि वो ज़मीन उनकी होगी। उससे निकलने वाला फल, उससे निकलने वाला अनाज, उस जगह पे प्रोड्यूस होने वाली चीज़ें उनकी होंगी, उससे डायरेक्टली प्रॉफिट उनको मिलेगा, इसलिए वो पूरे दिल से काम करेंगे। ये इकलौता तरीका है पाकिस्तान को इस सिचुएशन से बाहर निकालने का। इस वीडियो का कतई ये मकसद नहीं था मेरे दोस्तों कि मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करूं, मैं अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट करूं। उनकी जो खराबियां हैं वो हमें मालूम है, और जिनको मालूम नहीं भी थी उनको भी चीख के पूरी तरीके से पिछले 5 सालों में बता दी गई हैं। लेकिन उन सारी बुराइयों को एक साथ हज़म करना बहुत मुश्किल काम है, जिसकी वजह से इतनी नेगेटिविटी पूरे जो है ना मुल्क में फैली हुई है कि अच्छे खासे खाते पीते घरानों के लोग भी आपको रोते हुए दिखाई देते हैं। इस नेगेटिविटी का कोई हासिल नहीं है, कोई हल नहीं है, इससे कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के हालात इतने भी ख़राब नहीं हैं, ख़राब है लेकिन इतने भी ख़राब नहीं है कि आप ये कहें कि पाकिस्तान कल बैंकरप्ट हो रहा है, या पाकिस्तान में तो ज़िंदा रह ही नहीं सकते, पाकिस्तान में तो सांस लेना बहुत मुश्किल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हालात मुश्किल हैं, हर तरह की मुश्किल हमने झेली है, ये मुश्किलें भी इंशाल्लाह हम एक साथ झेलेंगे। अपनी ज़ात की हद तक जो एक काम हम अपने लिए कर सकते हैं, अपने मुल्क के लिए कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, वो ये जो निस्बतें हमने जोड़ रखी हैं
कि मैं सिंधी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं बलूची हूँ, मैं पठान हूँ, मैं बरेलवी हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं अहले हदीस हूँ, मैं शिया हूँ। इन तमाम निस्बतों को हम छोड़ दें और एक निस्बत जो अल्लाह ने हमारे लिए चुनी है कि हम रसूलुल्लाह की उम्मत है। आप भी रसूलुल्लाह की उम्मती हैं, मैं भी रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस एक निस्बत से हम जुड़ जाएं। हम जब भी किसी दूसरे आदमी के साथ कोई भी मामला करें, रिश्ता जोड़ें, लड़ाई करें, उससे बुग़्ज़ रखें, कीना रखें, उससे हसद रखें, या उससे दोस्ती करें, या उससे कोई रिश्तेदारी करें, या उससे कोई कारोबार करें, हमारे ज़हन में सिर्फ एक ही निस्बत होनी चाहिए कि ये भी रसूलुल्लाह का उम्मती है, मैं भी रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये एटीट्यूड हमारे अंदर आ गया तो इंशाअल्लाह हमारे हालात बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। आपका सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, आपको पसंद आई हो, तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।